Hello students, welcome to the channel. Welcome to class 11 as well. Well, like we are starting with the computer science syllabus. Class 11 के अंदर कंप्यूटर साइंस का आपके पास दो पेपर है स्टूडेंट्स. एक तो जो कंप्यूटर साइंस ही बोलते हैं हम लोग CSE, ये सब्जेक्ट कोड 083 के साथ आता है, और एक दूसरा है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस जो कि सब्जेक्ट कोड 065 के साथ आता है. वेल डिपेंड करता है आपने क्या लिया. हम लोग यहाँ दोनों ही सिलेबस को कवर करेंगे अपने वीडियोज़ में. इनिशियली कुछ लेक्चर्स जो हम लोग का है वो कॉमन होगा कंप्यूटर साइंस और आईपी के लिए, क्योंकि इनिशियल लेक्चर्स हम लोग का बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शन होगा और इनिशियल लेक्चर्स हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन टू पाइथन होगा. तो ये आपको दोनों ही सिलेबस में कॉमन होगा. ये दोनों सिलेबस में है क्या स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस है, आपको क्या लेना चाहिए? वेल स्टूडेंट्स, आईपी जनरली कॉमर्स स्ट्रीम के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जबकि कंप्यूटर साइंस सजेस्टेड होता है कि साइंस के वो बच्चे ज़रूर लें जो आगे चलकर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं. Well, it depends on you what you have taken. We'll be covering both of them in the lectures. जब तक अलग से आपको हेडिंग का वीडियो नहीं आता है कि ये 083 के लिए है या 065 के लिए है, तब तक आप ये समझ लें कि वो वीडियोस जो है वो कॉमन है, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ना है और आईपी वाले को भी पढ़ना है. वेल अगर हम पूरा सिलेबस का बात करें, 11-12 का जो ये कंबाइंड पैकेज है कंप्यूटर साइंस का, ये रफली 4 यूनिट में डिवाइडेड है. क्लास 11 का बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो क्लास 11 के अंदर हम पूरे सिलेबस को मोटा मोटी 4 यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट यूनिट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. वेल क्योंकि क्लास 11 में यहाँ अज्यूम किया जाता है कि आपको कुछ नहीं आता पहले से, कंप्यूटर आपने नहीं ले रखा है 9 या 10 में. तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग सीखते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बाइनरी नंबर्स, बुलियन अलजेब्रा और डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, कंट्रोल फ्लो कैसे होता है कंप्यूटर के अंदर, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पढ़ते हैं. नेक्स्ट यूनिट अगर हम बोले तो बोल सकते हैं कि वो पाइथन है, ऑल अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग. द थर्ड यूनिट विल बी ऑल अबाउट SQL प्रोग्रामिंग, SQL, एंड द फोर्थ यूनिट इन क्लास 11 विल बी ऑल अबाउट IT एप्लीकेशंस. अब ये हो सकता है कि आपके स्कूल में, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कि यूनिट 1 स्टार्ट हुआ है, साथ में SQL प्रोग्रामिंग शुरू किया टीचर ने, क्या तो पाइथन के साथ लास्ट यूनिट स्टार्ट किया. नो मैटर, हम लोग भी यहाँ पे अपने हिसाब से कवर करेंगे. सो स्टूडेंट फर्स्टली विल स्टार्ट विद द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और साथ में आप देखेंगे कि पाइथन और MySQL को इंस्टॉल कैसे करना है, इसके लिए डिटेल वीडियो है इंस्ट्रक्शंस के साथ. तो आई विल सजेस्ट यू कि वो वीडियोस देखकर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखें, और जैसे ही वीडियो अपलोड होता है ना इन दोनों में किसी भी टॉपिक्स के बारे में, तो आप उसको साथ में फॉलो करें. ये चारों यूनिट आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये चारों यूनिट अलग है. तो अभी अगर हम यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और पैरेलली यूनिट 2 को शुरू कर देते हैं, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, है ना. चारों यूनिट इंडिपेंडेंट है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है. एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, द सब्जेक्ट इज वेरी स्कोरिंग. बोर्ड एग्जाम्स में आप 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर देते हैं इसमें, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है. मतलब अगर हम लोग सिनॉप्सिस देखें तो 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम आपको बोर्ड्स में देना पड़ता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है. इस 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल के अंदर आपका होता है वाइवा, इसके अंदर आपका होता है प्रोजेक्ट वर्क, इसके अंदर होता है आपका लैब फाइल, और ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम एक लैब एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है. तो ये चारों मिलाकर 30 मार्क्स जाता है. क्लास 11 के अंदर ये सब इंटरनली कंडक्ट होता है, बट 12 में बोर्ड से एक्सटर्नल अपॉइंट होते हैं जो आके आपका लैब एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं. बेसिकली यहाँ पे 70 में थ्योरी के लिए आपको 23 पासिंग मार्क्स स्कोर करना है, लेकिन बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है. मैं बार बार ये बोलूँगी कि यू डू नॉट हैव टू रीड लाइन बाय लाइन थ्रू द बुक, बट यू हैव टू फॉलो वेरी स्मार्टली दैट विच एरियाज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड हाउ टू राइट योर आंसर्स टू स्कोर वेल. आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट टू हेल्प यू टिल वेरेवर आई कैन. सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन विद द सिलेबस. क्लास 11 का अगर फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, तो डेफिनेटली हम लोग को ये डिस्कस करना है कि कंप्यूटर क्या है, हाउ डू वी फॉर्मली डिफाइन कंप्यूटर. वेल इन अ वेरी बेसिक लैंग्वेज यू कैन राइट डाउन जस्ट दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स सम डेटा एज इनपुट, प्रोसेस दोज डेटा एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट. यू कैन रिवाइंड एंड राइट द डेफिनेशन. सो लाइक इफ आई ड्रॉ इट, I can write this is my input, the input get processed and we get some output. सबसे बेसिक टर्म्स में हम लोग कंप्यूटर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. तो इन योर डेफिनेशन स्टूडेंट यू हैव रिटन अबाउट 3 थिंग्स.
Number one, it is an electronic device. Obviously, computer electronic device है. It takes some data as input. Suppose you are writing very simply like we are writing 2 + 2. So this is our input. Computer process करता है इसको और फिर result दिखाता है output 4. Okay students. Students, अगला टॉपिक लिखोगे आप लोग कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. टॉपिक लिखने के बाद वीडियो पॉज करके ये ब्लॉक्स बना लो और फिर बताते हैं कि इन ब्लॉक्स को कनेक्ट कैसे करना है. ऐसी ही स्पेस रहने देना है इनके बीच में. स्टूडेंट्स देखो, इसमें हम लोग पहले कुछ एब्रीविएशंस है उसको आप साइड में लिख लो कि CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट, ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट. अब इसके बाद स्टूडेंट्स CU का अभी फुल फॉर्म आपने लिखा कि ये कंट्रोल यूनिट है. तो इसका काम क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज में सारे अदर ब्लॉक को कंट्रोल करना. तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें अपने नोटबुक में कि जो डॉटेड लाइन से ये मेरा कंट्रोल फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम लोग अपने डायग्राम में कॉपी में ऐसे लिख लेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन डेटा फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है. ये इजी रहेगा आपको समझने के लिए. ठीक है, तो हम लोग CU से क्या करेंगे, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे इनपुट डिवाइस के लिए. हम लोग CU से कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे आउटपुट डिवाइस के लिए. ये ALU को भी कंट्रोल करेगा, ये रजिस्टर्स को भी कंट्रोल करेगा, ये प्राइमरी मेमोरी को भी कंट्रोल करेगा, और CU का काम होगा सेकेंडरी मेमोरी को भी कंट्रोल करना. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग डेटा फ्लो बनाएंगे. तो डेटा फ्लो का मतलब, डेटा जो भी हम लोग, डेटा का मतलब क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, एनीथिंग दैट वी गिव इनपुट टू द कंप्यूटर. So how will data flow in our computer system? So well, input device will send data to CPU. कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए ALU के पास भेजेगा. ठीक है, ALU डेटा प्रोसेस करने के बाद वापस CU को रिजल्ट भेजेगा, इसलिए यहाँ पे बाई डायरेक्शनल एलो है. सिमिलरली डेटा रजिस्टर के पास भी भेजा जा सकता है. हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर्स आर टेम्पररी स्टोरेज यूनिट. इसी तरह डेटा स्टोर करने के बाद रजिस्टर रिजल्ट भी वापस भेज सकता है, तो डबल एरो बाई डायरेक्शनल. और CU से डेटा आउटपुट में जाएगा. स्टूडेंट्स, क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा एरो बनाए? नहीं, आउटपुट डिवाइस से डेटा अंदर नहीं आया, तो यहाँ पे ये एरो जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा. इसी तरह से डेटा प्राइमरी स्टोरेज में जा सकता है स्टोरेज के लिए. फिर हम लोग को जब ज़रूरत होगा हम लोग मेमोरी से वापस डेटा इनपुट कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी हम लोग दो तरह से एरो वाला बनाएंगे. और फिर ठीक इसी तरह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डेटा जा सकता है और उससे वापस हम लोग डेटा फेच भी कर सकते हैं. तो आप ये क्लियरली बनाओगे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि सारे ब्लॉक का काम क्या है. सबसे पहले स्टूडेंट पार्ट बाय पार्ट सारे ब्लॉक एक बार समझ लेते हैं. इनपुट डिवाइस का क्या काम है. सो इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र. नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ज़रूरी बात डिस्कस करना है कि हम लोग तो इनपुट करते हैं कैसे. आपका जो कीबोर्ड है उसमें क्या इंग्लिश लैंग्वेज है, हम लोग डेटा एंटर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन डेटा इंटरनली कन्वर्ट होता है बाइनरी में. वी ऑल नो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज, राइट. सो इफ़ वी आर इनपुटिंग डेटा इनटू इंग्लिश, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बाइनरी एंड विल कवर बाइनरी इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. सो अभी के लिए आप ये समझो कि डेटा इनपुट हुआ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, और डेटा को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में ये करता है इनपुट डिवाइस. ठीक है, सो विल राइट डाउन इन कॉपी दैट इनपुट डिवाइसेज आर दोज विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर and converts it into machine understandable language. And the example of input device, what all can be the examples? I can write mouse, I can write keyboard, I can write optical mark reader OMR, I can write OCR optical character reader. क्या है ये सब पढ़ेंगे सब स्टूडेंट्स हम लोग. फिर हम लोग और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. जॉयस्टिक गेमिंग के लिए यूज़ होता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए जॉयस्टिक. तो ये सारा कुछ एग्जाम्पल्स है इनपुट डिवाइसेस का. तो इनपुट का काम है डेटा इनपुट लेना, इसी तरह आउटपुट का काम क्या होगा, डेटा डिस्प्ले करना. सो विल से आउटपुट डिवाइसेस आर दोज विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा इन द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, विच टेक्स द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेज इट इन अ फॉर्म दैट वी कैन अंडरस्टैंड. The example of output devices will include obviously monitor students, computer screen monitor जिससे आप अभी वीडियो देख पा रहे हैं, आउटपुट डिवाइस है. और एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रिंटर,
प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो ठीक इसी तरह मुझे याद आ रहा है कि इनपुट में हम लोग स्कैनर भी लिख सकते हैं, स्कैनर इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। नाउ वी कम टू दी CPU, Central Processing Unit. Now, as the name suggests, it is the main processing unit of the computer, and I hope you remember in our childhood in class 6 or 7 you must have read that CPU is also called the brain of a computer. Well, because all the processing takes place inside the CPU. Well, in class 11 we'll write that CPU contains three main parts: control unit, arithmetical and logical unit, and registers. So we'll write down CPU is the main processing unit of a computer. Now control unit, as the name suggests, it sends control signals to all other parts of the computer. Control unit control signals भेजता है सारे other blocks को जब तक कि जो काम allocate हुआ है कंप्यूटर को वो पूरा ना हो। For example, आपने कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव लगाया और उसमें एक डेटा था 1 GB का, मूवी था, और उसको कॉपी करना था कंप्यूटर पे। तो कंट्रोल यूनिट क्या काम करेगा, वो तब तक आपके USB पोर्ट को इंस्ट्रक्ट करेगा कि डेटा लो और कॉपी करके प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी में डालो जहाँ भी आपने सेव किया है, और वो कंट्रोल यूनिट तब तक कंट्रोल सिग्नल्स देगा। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट सेंड्स कंट्रोल सिग्नल्स टू ऑल अदर ब्लॉक्स ऑफ अ कंप्यूटर until and unless the required operation is done. Now ALU, as the name suggests, arithmetical and logical. Now see students, there are two words, है ना, arithmetical और logical. तो arithmetical का मतलब क्या होता है? By arithmetical we know it is plus, minus, multiplication, division. This is meant by arithmetical. Or logical operator student, less than, greater than, equal to, less than, equal to, and not equal to. These are my logical operators. यहाँ पे एक आप और मॉड्यूलस भी लिखेंगे, और ये सब कैसे काम करता है हम लोग को कवर करना है आगे लेक्चर्स में। तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट क्या करता है, तो वो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस करता है जैसे कि ये सारा, और लॉजिकल ऑपरेशन करता है जैसे कि ये सब। रजिस्टर्स क्या है स्टूडेंट्स, तो रजिस्टर्स एक तरह का टेम्प्रोरी स्टोरेज डिवाइस है जो बहुत छोटे फाइल्स को स्टोर करता है या डेटा को स्टोर करता है कुछ कैलकुलेशन के वक्त। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो a = 5, b = 4, c = a + b, फिर हमने लिखा d = c + 2। ये एक छोटा सा कोडिंग का एग्जाम्पल ही समझो अभी सिंपल वे में, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा, a का वैल्यू 5 स्टोर हो जाएगा, मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा, b का वैल्यू 4 स्टोर हो जाएगा, और c में क्या डेटा जाना है 9, और फिर d में क्या जाना है 9 + 2। तो टेम्पोरली कोई तो एक जगह होगा कंप्यूटर में जहाँ पे a और b का वैल्यू स्टोर है, वो जगह है रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स आर स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज which are used to store some data during the processing or the calculation. ये सारा कवर हुआ स्टूडेंट्स। अब हम लोग के पास यहाँ मेमोरी हम लोग को दिख रहा है, हम लोग अलग से मेमोरी वाले टॉपिक को लेते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे मेमोरी। वेल, हम लोग मेमोरी को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो अब वो बेसिक यूनिट क्या है, तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हम लोग बोलते हैं ना बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, जैसे कि ये जो वॉल है वो ब्रिक से बना है और ब्रिक बेसिक यूनिट है, ठीक इसी तरह मेमोरी का बेसिक यूनिट माना जाता है सेल को। तो अब सेल फर्दर डिवाइडेड से कुछ पार्ट में, तो सेल्स का जो डिवीजन होता है स्टूडेंट्स उसको हम लोग बोलते हैं बिट, BIT बिट। तो एक कंप्यूटर का ये मेमोरी सेल है, ये डिवाइडेड होता है कुछ पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट एक बिट। तो ये क्या स्टोर करता है, 0, 1 इस तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, क्योंकि कंप्यूटर में तो एक्चुअली में डेटा 0 और 1 के फॉर्मेट में ही प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बिट ही नाम क्यों है, तो यहाँ पे जो BI है इट स्टैंड्स फॉर बाइनरी, और यहाँ पे जो T है वो डिजिट का लास्ट वर्ड है ना, ये वाला T है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से वर्ड आया बिट, क्योंकि एक एक बिट क्या स्टोर कर रहा है, या तो 0 या 1। अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे यहाँ कि इस तरह के 8 बिट्स के कलेक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं 1 बाइट। इस तरह के 4 बिट्स के कलेक्शन को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं 1 निबल। अब स्टूडेंट्स आप लोग जो सुने किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इधर ही से आता है चार्ट। तो अब 1024 बाइट्स को हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट 1 किलोबाइट। 1024 kilobyte students, it is equal to 1 megabyte, and then 1024 megabyte is 1 gigabyte,
टेराबाइट एंड द लिस्ट गोज ऑन। आई विल गिव यू द लिस्ट। स्टूडेंट्स, हम लोग मेमोरी के क्लासिफिकेशन को देखेंगे डिटेल में। ब्रॉडली हम लोग मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। वेल, प्राइमरी को फर्दर डिवाइड किया जाता है रैम और रोम में। कुछ एक जगह ये भी पढ़ाया जाता है कि कैच मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है। तो मैंने तो अभी सिलेबस में देखा कैच मेमोरी नहीं है एनसीईआरटी के बुक में, बट अगर आपको पढ़ना हो आप कमेंट में लिखेंगे, हम लोग कैच मेमोरी पे एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे, ठीक है ना। तो रैम का मतलब क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। चाइल्डहुड से सुन रहे हैं हम लोग ये। तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम लोग याद रखेंगे वर्ड से कि ये हम लोग को रीड और राइट दोनों काम कर सकते हैं हम लोग, जबकि रोम रीड ओनली है। तो इसमें सिर्फ हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड कर सकते हैं। रैम में कैसा कंटेंट स्टोर होता है स्टूडेंट? तो रैम में वो सारा कंटेंट स्टोर होता है जो एक्टिवली यूज्ड प्रोग्राम के द्वारा ज़रूरी होता है, जबकि रोम में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम या बूटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि जैसे ही पावर शट डाउन होगा तो इसका कंटेंट चला जाएगा, जबकि रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ऑब्वियसली ना, जहाँ पे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वो पावर ऑफ होने पे जा नहीं सकता, तो रोम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आप डिफरेंस लिख लेंगे ये सारे पॉइंट्स। और सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब जो हम लोग हेल्पिंग स्टोरेज डिवाइस लगाते हैं, मतलब आप कंप्यूटर है आपका, उसका इंटरनल स्टोरेज है कुछ, बट आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग? पेन ड्राइव लगाते हैं, हम लोग डीवीडी यूज़ करते हैं, हम लोग सीडी यूज़ करते हैं, हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं। तो वो सब को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी माने कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, एंड इसका फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। तो ये सारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो पहले डिटेल में था लेकिन अभी सिलेबस से हट गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट करेंगे आप। तो स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट लेक्चर। हम लोग जस्ट स्टार्ट किए क्लास 11 के सिलेबस के साथ। आप सारे स्टूडेंट्स नए हैं, न्यू हैं, वेलकम टू द चैनल। वेल स्टूडेंट्स, आपको अगर समझ में आया तो भी कमेंट करके बताना, नहीं समझ में आया फिर भी बताना। हम लोग ऐसे धीरे धीरे करके आगे टॉपिक्स कवर करेंगे। एंड क्लासरूम के टाइम जो भी यहाँ पे डायग्राम है और एक्सप्लेनेशन है, अगर आप उसको लिख लेंगे तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि अभी न्यू अपडेटेड सिलेबस, बुक और लॉकडाउन ये सब मुश्किल है ना। बट एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन। तो व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर द लिंक in the description below so that you can at least have a look to the PDF of the NCERT book. Well student, till then take care, stay blessed. Thank you.